अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें। सबसे पहले आप सबको, जो मुसलमान मुझे पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो पाकिस्तान से बाहर मुझे देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से रमज़ान की मुबारकबाद। और यकीनन वही जोश, वही जज्बा और वही एहतराम के साथ इंशाअल्लाह हम रमज़ान का ये जो मुक़द्दस महीना है, इसे हम ऐसे त्योहारों को हम जो है, खैर नेगेटिव वे पे भी हम लोग जाते हैं, पर इस बार कोशिश करनी है और हम सबको दिल से वादा करना है कि हम कोशिश करेंगे कि अपनी जानिब से किसी को तकलीफ़ ना दें और सब्र करें, क्योंकि हमें सब्र ही सिखाता है रमज़ान का महीना कि हम लोगों ने किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं करना कि उसका दिल दुखे। क्योंकि रमज़ान के महीने में अक्सर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कुछ लोग अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। तो रमज़ान के महीने में आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है और ये भी कोशिश करनी है कि अगर किसी की छोटी सी भी मदद अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और इसके साथ साथ जिस तरह से महंगाई उरूज पर है, तो कुछ लोग परेशान भी होंगे कि किस तरह से रमज़ान का महीना गुजरेगा, पर इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए रमज़ान के महीने में इतनी बरकत होती है कि वही दिन होते हैं आम दिन के जब 3 टाइम खाना खाना भी मुश्किल लग रहा होता है, और वही टाइम ऐसा होता है रमज़ान का कि इफ़्तार में दस्तरख़्वान आपके भरे हुए होते हैं। ये अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए एक बरकत का सिलसिला जारी हो जाता है इस माह रमज़ान में। उम्मीद यही करते हैं कि इस बार भी ऐसे ही होगा, वरना जिस तरह से रेट हमारे फ्रूट सब्जियों के रमज़ान आते ही बढ़ते हैं, तो यकीन करें अल्लाह का साथ ना हो तो वरना पाकिस्तान में और ख़ुसूसन कराची में जिस तरह से फ्रूट वाले और सब्जियों वाले ये सारे लोग अपनी आवाम को लूटते हैं, तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मैं अपने गेस्ट को वेलकम करूँगी। माहिर तालीम है सैयद वक़ारुल हसन, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनका नाम है अख्तर आराई, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, थैंक पूरी यू। उम्मत मुस्लिमा को भी मुबारक हो। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से? माशाल्लाह रमज़ान का पहला दिन आज आ गया, मुबारक हो मेरी तरफ से तमाम जितने भी देख रहे हैं सबको, तमाम मुसलमान भाइयों को, बहनों को। और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि रमज़ान की ये जो एक महीना है, इसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम इबादत करके अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह की खुशनुदी को लें, ताकि मतलब आम रूटीन से हटकर ये इसमें थोड़ा सा हमें टाइम स्पेयर करके इबादत की तरफ टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे मैं अख्तर साहब आपसे पूछूंगी और फिर उसके बाद थोड़ा हम लोग एजुकेशन पे आएंगे, पर एक सवाल तो मैं ज़रूर आप लोगों से करूंगी। मुझे बताएं कि रमज़ान हमें किस चीज़ का दर्ज देता है? सब्र का, दूसरों पे जो है वो आप एक अच्छी नज़र रखें, दूसरों का आस पड़ोस में जो ज़रूरतमंद है उनका भी ख्याल रखें, सारी चीज़ों का। आपको लगता है कि कहीं कहीं ये चीज़ें मिस हैं? ऐसा नहीं होता, कोशिश कुछ लोग करते हैं, चंद लोग करते हैं, सब मुसलमान नहीं करते। क्या कहना है आपका? यकीनन बिल्कुल, रमज़ान का महीना हमें दर्स देता है। 12 माह के अंदर एक माह ऐसा है, इस माह की बहुत बड़ी अहमियत है। आप देखें कि पाक किताबें अल्लाह ताला ने नाज़िल की तो इसी माह के अंदर नाज़िल हुई। और वैसे तो रमज़ान के मानी जो अरबी में है उसमें जलाना है, तो हमारे गुनाह जो है अगर हम इसमें इबादत करते हैं वो जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मगर चंद एक चीज़ें ऐसी हैं कि वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगर हमने अपने माँ बाप के हकूक़ खाए हों, अड़ोसी पड़ोसी के हकूक़ खाए हों, उनके साथ अच्छा सलूक ना किया हो, दिल में बुग़्ज़ रखा हो, इस तरह की उलमा से जब हम सुनते रहते हैं उसमें इस तरह की कोई 4 चीज़ें बताई जाती हैं जिसमें, और वही 4 चीज़ें आम तौर पे हम जो है उसके लिए हम यानी कि वो नहीं करते। बेसिकली सेक्रीफाइस करने का महीना है, इसके अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा होता है, हुस्न सलूक करने का की तरबियत मिलती है, दूसरों का ख्याल रखना। हकूक़ुल अबाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम अपने अड़ोसी पड़ोसी, गरीब गुरबा, तमाम लोगों का इसमें ख्याल करते हैं। यानी कि दीन के मुताबिक देखें, यही वो माह है जिसके अंदर हम अपनी ज़कात भी निकालते हैं। वो इसलिए होती है कि हम अपनी आमदनी में से जो मुकर्रर किया गया शरह है उससे हम कुछ पैसा निकालें और वो पहले से आइडेंटिफाई कर लें
कि कौन से घरों का चूल्हा नहीं जलता, कौन से घर जो हैं वो खा नहीं पाते, या इस माह के इख्तिताम पर जो मीठी ईद आती है, क्या उनके लिए ईद कैसी गुजरेगी, उसका पहले से प्लान करना चाहिए। अपने हाथों से ज़कात देनी चाहिए उसका, यानी एतमाद राशन से लेकर जो भी मामलात हैं। आप देखें कि बजाय इससे लोग अपने घरों में राशन डालते हैं। और हालांकि अगर पुराने उन वक्तों की बात करें 1400 साल पहले 10 यानी कि आप बात करें तो हमें इस बात से पता चलता है कि सिर्फ खजूर से रोज़ा खोला जाता था, और खजूर से रोज़ा खोलने और पानी का एक गिलास पीने से तो उसके बाद जो है खाने का एहतमाम सिर्फ होता था। ठीक है, और वो आप आज भी अगर हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक अगर खाने पीने की आप किसी भी न्यूट्रिशनल डॉक्टर से पूछें या किसी भी बुज़ुर्ग से पूछें तो पता यही चलेगा कि मुर्गा खाने नहीं खाने चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। हम दस्तरखान सजा लेते हैं, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात फरमाई इंट्रो के अंदर, कि हम दूसरों का ख्याल नहीं करते अपने दस्तरखान पे। बहुत सी चीज़ें लोग तो समझते हैं कि शायद जिन घरों में, ये बड़ी मज़े की एक बात बताऊं कि घरों में अक्सर छोटे बच्चे जब ये चीज़ें देखते हैं और जब फिर अगला साल आता है तो वो यही समझते हैं कि शायद रमज़ान वो माह है जिसके अंदर पूरी एक घर के अंदर पार्टी सजती है, उसके अंदर जो है उसमें अफ्तारी करनी होती, तो अफ्तारी को ही रमज़ान समझते हैं। तो इसी तरबियत अगर हम देंगे, तमाम ऐसा करेंगे बच्चों के लिए, तो बच्चे तो यही समझेंगे, आने वाली नस्लें यही समझेंगी। तो एक्चुअली कोई खजूर से ना करना चाहिए, अफ्तारी करनी चाहिए। और फिर आप देखिए खाना, फिर खाने का गैप, खाना खाएं, नमाज पढ़ें, खाना खाएं उसके बाद। और बेहतरीन तरीक़ेकार यही है कि सादगी से जो है वो करके उसके बाद फिर वक्फ़ा आता है, तरावी का वक्त आता है, उसके बाद फिर आप जो है खाना हज़म होता है। मतलब पूरा आप देखेंगे कि आपको डॉक्टर्स भी ये चीज़ गाइड करेंगे। फिर आप प्रॉपर तरीके से सुबह के टाइम पे आप जो है ना वो भी रख सकते हैं, रोज़ा रखने में भी आसानी होगी। आपके खाना जो है पहले वाला हज़म हो चुका होगा। और यहाँ हालात ये है कि वो रात का जो एहतमाम किए जाते हैं वो हज़म ही नहीं हो पाता, सुबह खा ही नहीं पाता, उसके बाद प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये वो फजीलत का महीना है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे दीन में, तो उसको हमें फॉलो नहीं करते। तो हमें चाहिए कि हम उसको फॉलो करें, ठीक है, और दूसरों का एहसास करें और ख़ुद बर्दाश्त करने का, भूख प्यास को बर्दाश्त करें। और उससे फील होता है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सुबह खाते होंगे, शायद रात को नसीब होती होगी नहीं होती, या खाली पेट सोते होंगे, इस बात का भी खुद से एहसास भी होता है। और आपने देखें कि हमारे बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जंगों में लोग शामिल होते थे, पार्टिसिपेट करते थे और वहाँ उस पर भी रोज़ा रखते थे। ठीक है, लोग सफ़र करते थे, मक्का से मदीना जाते थे तो रोज़ा रखते थे, उसमें कई दिन सफ़र के लग जाते थे। तो बात यह है कि हम सेक्रीफाई कर ही नहीं पाते। अब हमारी देखें उम्रें कम होती जा रही हैं, सेहत डाउन होती जा रही है, हम खा पी के सो जाते हैं। आज के दौर के लोग बहुत कम एज के हैं क्योंकि शायद हमारी रूटीन ऐसी है, खाने पीने की, सोने की, और इन सब चीज़ों की हमारी रूटीन इस तरह की। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप दोनों से एक सवाल ज़रूर पूछूंगी, बहुत गिला है माओं को, बहनों को। मैंने बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा आपके शो पे तो गेस्ट भी आते हैं, आप तो स्क्रीन पे भी आती हैं, कभी इस तरह का सवाल तो ज़रूर करें कि जिस तरह से फैब और मार्च में, जून और जुलाई की जो एक फ़ीस होती है और फिर आगे 1-2 महीने बाद रमज़ान का सिलसिला होता है, तो वैसे ही हम लोग बड़े प्रेशर में होते हैं, वैसे ही बहुत परेशान होते हैं जितनी महंगाई है। तो इस पे कोई काम किया जाए कि आप पहले ही जून जुलाई के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हम लोगों से फ़ीस ले ली जाती है। और प्राइवेट स्कूल के बारे में ये भी कहा गया, मुझे इस तरह से भी लोगों ने कहा है कि अगर फ़ीस जून जुलाई की आप पहले नहीं देते तो पेपर्स में बच्चों को हम नहीं बिठाएंगे। हालांकि उस मंथ की दी हुई होगी, जून जुलाई की नहीं दी तो आपके बच्चे नहीं बैठेंगे। यहाँ तक कि बच्चों को इस तरह के अल्फाज कहना कि आपके घर से फ़ीस नहीं आई है और अब आप स्कूल में बैठ ही सकते, ये तो मतलब मेरा पर्सनली ये कहना है कि बच्चा एक तो तरबियत अपने घर से हासिल करता है, दूसरे अपने स्कूल में अपने असातिज़ा से हासिल करता है। अगर बच्चा ये अल्फाज सुनेगा कि हमने फ़ीस नहीं पे की, कल से हमें क्लास में नहीं बिठाया जाएगा और ये तरीक़ेकार, तो हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। और उसके बाद आया, इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जून जुलाई की आप मई में या इस तरह से लें ताकि दूसरों पे भी मतलब जो वालिदैन है उन पे भी मुश्किल ना हो, क्योंकि इनको तो एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलता जितनी महंगाई है। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए मैं इसमें रिस्पांस जैसे इस तरह से करता हूँ। देखिए बात तो क्योंकि रमज़ान के माह से स्टार्ट हो रही थी तो मैं ये पहला एक जुमला ज़रूर कहना चाहूँगा कि दीन इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल एक नया निज़ाम हयात है।
हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो दुनियावी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत से मामलात जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर हम दीन की बात ही करके मैं एक और जुमला कहूँ कि एक हकूकुल अल्लाह हैं, एक अल्लाह के हकूक़ हमने देने हैं, अदा करने हैं, और दूसरे हकूकुल अबाद है। ठीक है, हकूकुल अबाद पे भी अगर आप थोड़ी सी गौर फरमाएं, क्योंकि वही दीन और दुनिया की बात हो रही है ना, तो जब हम दुनिया की बात करेंगे तो उसमें हकूकुल अबाद का बहुत बड़ी अहमियत है। वहाँ पर कहीं कहीं यूँ हमें लगता है कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सोता है तो आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि आप देखें कि अगर पड़ोसी के यानी का हकूक़ हमारी जायदाद में अगर हो जाते तो वो भी उसके वारिस बन जाते। तो हम अपने माँ बाप की अगर जहाँ हकूक़ हैं तो औलाद पे भी बच्चों के हकूक़ हैं, और बच्चों के यानी कि वालिदैन के बच्चों पे हकूक़ हैं। तो इस तरह से हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा निज़ाम हयात है। आप समझिए बात। अब आ जाता है उस्ताद। उस्ताद एक रूहानी बाप होता है, ठीक है, उसका भी एक हकूकुल अबाद में दर्जा आता है। क्या उस्ताद को तनख्वाह मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि तालीम जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये याद रखिएगा, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अगेंस्ट में पेमेंट नहीं होनी चाहिए, तालीम मुकम्मल फ्री होनी चाहिए आर्टिकल 25A के मुताबिक, जैसा कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी ये फंडामेंटल राइट है। तो क्या हम ये हक अपनी गवर्नमेंट से मांग सकते हैं कि हमारा मैट्रिक तक बच्चे को एक मयारी और कंपलसरी एजुकेशन हक स्टेट दे? नहीं दे पाती, दुनिया भर में दी नहीं जा रही। हाँ, मतलब मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ कवानीन होते हैं। जैसे जर्मनी के अंदर तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री है, या मुख्तलिफ ममालिक में हेल्थ फंडामेंटल राइट है, फ्री है। 100% स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेहत का ख्याल रखना। पाकिस्तान में आर्टिकल 25A यही हक देता है आपको, आवाम को। अब मुझे बताइए कि जब प्राइवेट इदारे इसी वजह से आ गए क्योंकि तालीम तो देनी थी, मयारी तालीम का एहतमाम हो नहीं पाता था, तो अगर बेसिक तालीम अच्छी होगी तो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, ऊपर के लेवल में जाएंगे, क्योंकि उनकी इनपुट होती है। तो अब प्राइवेट सेक्टर जब डिलीवर करता है, उस्ताद का एक हक होता है। आप ऐसे वालिदैन भी हैं ना कि वो पेमेंट्स नहीं करते, ठीक है, हमें माशरा ही सिखाता है, उस्ताजा को भी माशरा ही सिखाता है। अगर आप बॉल दीवार पे मारेंगे तो बाउंस तो होगी। मैंने ये देखा है कि बहुत से ऐसे एरियाज़ के अंदर में जब हम विज़िट करते हैं फेडरेशन की तरफ से, तो वहाँ देखा जाता है कि वालिदैन जब हमारे सामने आके इंतज़ामिया से मिल रहे होते हैं, उस्ताद से, तो उनका तू तड़ा करके, सॉरी माजरत के साथ, इस तरह से गुफ्तगू करने का अंदाज होता है जैसे कि किसी लेबर से बात की जा रही है, क्योंकि उनको इस टोन का, लैंग्वेज का पता भी नहीं होता। तो फिर वहाँ पर हमने देखा कि वो लोग भी उनसे वैसे ही अंदाज में बात करते हैं। तो ये एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दी है कि जब जाके उनको बोलेंगे जी स्कूल तो बंद है, किस चीज़ की फ़ीस, तो आगे से वो ऐसा ही जवाब फिर मिलता भी है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब गवर्नमेंट नहीं दे रही, स्टेट आपको वो राइट नहीं दे रही फ्री एजुकेशन का, फिर आप प्राइवेट सेक्टर के पास खुद गए थे, वो घरों में जाके तो एडमिशन नहीं लेकर आए थे। नहीं, पर मेरा ये कहना है कि 12 माह की फीस देना कानून में है। देखिए, स्कूल जून जुलाई में बिल्कुल बंद नहीं हो जाते। ऐसा नहीं होता कि मैडम नहीं आ रही, टीचर्स नहीं आ रहे, वो अपने काम के लिए स्कूल जरूर थोड़ी देर के लिए खोलते जरूर है। तो जरूर इस तरह से हो जाए कि जून जुलाई की फीस आप जून जुलाई में लें। अगर मेरी सैलरी कोई जिस तरह आजकल लोगों की होती है 20 से 25 हज़ार, मैं अपने ऊपर बात रखती हूँ कि अगर मेरी चलो 20 हज़ार सैलरी है, मेरा घर भी किराए का है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो मुझे बताएं ना कि मैं किस तरह से 2 महीने की फीस पहले मुझे एक मौका दीजिएगा, मैं 2-3 जुमले और कहना चाह रहा था, फिर सर भी बताएंगे आपको। यकीनन सर बताएंगे, काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। बात यह है कि समझिए बात को कि जब हम इस तरह का रवैया अख्तियार करेंगे, ये क्यों होता है? ऐसी कई मिसालें हैं कि लोग जब फीस दे रहे होते हैं तो एग्जाम जैसे ही होता है उसके बाद वो इवन टीसी तक नहीं लेते, वो स्कूल शिफ्टिंग करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक, मैं सिर्फ कराची की बात करता हूँ, कि बाज़ एरियाज में ड्रॉप आउट 35% रहा है। ये बिल्कुल डेटाबेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो एरियाज भी आइडेंटिफाई करूंगा। अभी मैं नहीं कहना चाहता कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बात सुने, वो सोचें उस इलाके के लोग, क्योंकि वो हर साल स्कूल चेंज होते हैं। उसका रीजन ये जी अब सुनिए, जब हम ऐसी रीत डालेंगे, ऐसी जब रीत डालेंगे, जब हम किसी का हक मारेंगे तो वो डरेगा। मुझे सिर्फ आखिरी जुमला कहने दीजिए कि हमारी मॉरल वैल्यूज तो ये हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और हम जब कहीं भी जाते हैं किसी और कौम, किसी और मुल्क में, हमारी ज़बान पे भरोसा नहीं होता।
हमें वो कहते हैं क्योंकि जामे तलाशी क्यों ली जाती है, हाँ। हमारे पासपोर्ट को देख के, क्योंकि हमारी मॉरल वैल्यूज ऐसी हैं। तो ये वैल्यूज हमारे इन पेरेंट्स ने ऐसी रीत कायम की है, तभी तो ये उस्ताद या स्कूल मैनेजमेंट ट्रस्ट नहीं करते कि लोग भाग जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें पहले से दीजिए। ठीक है जी, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी हमारे गेस्ट से सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड चैन विद एनिशा। आपकी जाने पाऊंगी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रेक से पहले मैंने सवाल किया था जी, ब्रेक से पहले आपका सवाल जो ये था कि जून जुलाई की फ़ीस दो इसके हुए हैं। एक तो आपने कहा था जून जुलाई की फ़ीस देनी चाहिए, और देनी चाहिए तो इन एडवांस क्यों लेते हैं। देखिए, इसके एक मैकेनिज़्म को समझना पड़ेगा सबसे पहले कि स्कूल की भी बहुत से, अगर देखा जाए स्कूल के कई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कुछ बहुत पुअर स्कूल्स हैं, कुछ एलीट क्लासेस के स्कूल हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कौन से स्कूल किस टाइप्स के हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बेचारे उनको स्कूल चलाने ही बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जो जिनका प्रॉफिट मार्जिन नो डाउट पता ही नहीं कितने ज़्यादा हो। तो एक तो सबसे पहले गवर्नमेंट को एज ए स्कूल के अंदर स्कूल के फाइनेंशियल ऑडिट का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, तालीम हमारे मुल्क में इस वक्त फ्री नहीं है, बाज़ जगहों पे बहुत रेयर केसेस में, लेकिन वो ओवरऑल नहीं फ्री है। तो सबसे पहले तो स्कूल का एक फाइनेंशियल ऑडिट सिस्टम होना चाहिए, तमाम स्कूल का, जितनी भी प्राइवेट हो, गवर्नमेंट, इवन गवर्नमेंट की भी। तो एक प्रॉपर ऑडिट सिस्टम हो, तो ताकि पता चले कि स्कूल वाकई एक अर्निंग का रिसोर्स जरिया बना हुआ या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। पहली बात तो ये, तो बेस लाइन से इसकी लेजिस्लेशन पास होनी चाहिए, इसके लॉ और कानून होने चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे होना चाहिए, एटलीस्ट फेडरल लेवल पे ना हो। तो मैंने आज तक नहीं देखा स्कूल का ऑडिट होते हुए, फाइनेंशियल ऑडिट होते हुए, मेरे नॉलेज में नहीं है ऐसा कि फाइनेंशियल ऑडिट हो रहा है। दूसरा, उसके बाद ये पॉलिसी मरतब होगी कि फ़ीस देनी चाहिए। अच्छा, ऑफ कोर्स फ़ीस का जो आपने कहा जून जुलाई की फ़ीस का स्पेसिफिक, जून जुलाई की फ़ीस बिल्कुल कतई नहीं देनी चाहिए, जो कि मेरी राय है। जून की जून में दे, जुलाई की जुलाई में दे, इन एडवांस देने का कोई, अच्छा जून की जून में दे, जुलाई की जुलाई में दे, लेकिन वो क्या करे, कट ऑफ करके देना चाहिए। कुछ परसेंटेज मार्जिन तय करनी चाहिए आपकी। अगर आपका स्कूल चल रहा है, देखिए स्कूल फुल्ली ऑपरेशन में नहीं होता जून जुलाई में। स्कूल अगर चल रहा है तो उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अखराजात हैं, उनके इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटी या रेंट के जो अखराजात हैं, वो जाहिर सी बात है सैलरी भी देनी पड़ती है टीचर्स को, लेकिन वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अखराजात जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो उस लिहाज से कट ऑफ करके कुछ मार्जिन कह के कुछ परसेंटेज बनाकर, ताकि बर्डन इसका पेरेंट्स पे ना बढ़े। तो मेरी ये है कि फ़ीस बिल्कुल जून जुलाई की ले, लेकिन जून और जून की जून में, जुलाई की जुलाई में, क्योंकि पेरेंट्स को तनख्वाह जून एडवांस नहीं मिलता, पेरेंट्स को सैलरी एडवांस नहीं मिलती, तो वाई शुड वी पे द एडवांस पेमेंट टू स्कूल। तो जब हमें नहीं मिलती एडवांस तो हम कैसे पे कर सकते हैं एज ए पेरेंट्स। तो स्कूल की मैनेजमेंट को ये चाहिए कि जून के जून में, जुलाई की जुलाई मिले। क्योंकि अगर न्यू एडमिशन आता है तो आप भी तो जून जुलाई की फीस लेते हैं ना। मतलब अगर कोई पेपर्स देने के बाद, मैं आपकी अगर बात करूं, निकल जाता है, चला जाता है बच्चा और दूसरे स्कूल में चला जाता है, जो आपके पास एडमिशन आते हैं आप उसके भी तो जून जुलाई की लेते हैं, कहीं ना कहीं कवर तो आप कर लेते हैं ना। उसकी एक परसेंटेज तय हो जाए कि इतने 50% हो या 30% हो, वो फीस वो जून की जून में, जुलाई की जुलाई में इस तरह लेनी चाहिए, ताकि बर्डन इस पर इक्वल बर्डन पड़े, पेरेंट्स पे उसका बर्डन ना पड़े। दूसरा रहा कि फीस नहीं देने पे बच्चों को कहना, बच्चों से कम्युनिकेट करना या बच्चों से मैसेज कहलवाना, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। स्टूडेंट्स को ये फील होता है कि तालीम जो है ना वो ख़रीद रहा है, खुदा न खास्ता, या टीचर्स हम पैसे दे रहे हैं। तो ये कल्चर डेवलप हो चुका हमारे यहाँ कि स्कूल मैनेजमेंट ख़ास तौर पे वो बच्चे के थ्रू मैसेज कहलवाते हैं कि यार वो फ़ीस नहीं आई, नोटिफिकेशन दें, पेरेंट्स को बुलाएं। अगर पेरेंट्स नहीं आते हैं तो फिर आप घर पे नोटिस दें, घर पे लेटर भेजें, पेरेंट्स से बात करें, इन कांटेक्ट रखें। नंबर होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, शायद रेयर केसेस में कुछ होंगे, लेकिन ऑल ऑफ तमाम स्कूल क्लासेस में, तमाम क्लास में एक बच्चे को आप खड़ा करके अगर ये कहेंगे बेटा तुम्हारी फीस, या उसको बुला लें, तो बच्चे समझते हैं आप ऑफिस में बुला के उसको फीस, या उसको एक थ्रेड है कि रिजल्ट नहीं आउट करेंगे आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। अब बच्चा क्या फील कर रहा है कि यार अच्छा इन केस अगर उनके पेरेंट्स के पास किसी मजबूरी से बेचारे के पास पैसा नहीं, तो बच्चे के अंदर क्या डेवलप हो रही चीज़ें, फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है। वो
दूसरों को देख के अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर रहा है, अब कंटिन्यूस उसके फ्रस्ट्रेशन मेरे माँ बाप के पास वो पैसे नहीं होता तो पे करें ताकि मैं उनके साथ मिलकर अपना पेपर दे सकूं। तो ये चीज़ें पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी चाहिए, बच्चे के साथ इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, बच्चे के साथ कम्युनिकेशन फीस के मामले तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये मेरी ठीक है। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, मैं आपकी जाने पाऊंगी। असल में मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात की कि ज़रूर इस पे आप बात करें, क्योंकि हम इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये जो स्कूल है ये एक, मैं उनके अल्फाज बोल रही हूँ, मेरे अल्फाज नहीं है, कि एक बहुत बड़ा माफिया है। ये लोग थ्रेड करते हैं, ये लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं, फिर ये पेपर्स में नहीं बिठाते, फिर हमें मजबूरी कहीं ना कहीं से करके जून जुलाई की फ़ीस देनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो मैंने कहा आज इस पर हम ज़रूर बात करते हैं, और मेरे जो देखने वाले हैं इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। मतलब सारे पेरेंट्स तो ऐसे नहीं होंगे ना कि जो फीस नहीं पे करते होंगे टाइम पे, या जो स्कूल आते ही नहीं होंगे, इस तरह से तंग करते होंगे। कुछ इस तरह के भी पेरेंट्स होंगे जो टाइम पे फीस पे करते होंगे। जून जुलाई की इनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि जून जुलाई में कुछ जरूर कमी आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप फीस पे कर रहे हैं। हाँ। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। मैं सर के साथ कुछ हद तक तो इत्तेफाक करता हूं, मुझे हेल्दी आर्गुमेंट करने की इजाज़त अगर मिल जाए तो मैं बात करूं। बात यह है कि आपका शोबा थोड़ा यूनिवर्सिटीज़ का है, आप मुझे बताइए कि आप सेमेस्टर की फ़ीस पूरी लेते हैं या नहीं लेते? सेमेस्टर के बीच में गैप्स कितने आते हैं या नहीं आते? ठीक है ना, आप 2 मिनट सुनिएगा ना। आप कभी भी मंथली नहीं लेते। आपने देखा है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरे साल का सेशन का एक पैकेज रखते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 10 महीनों में जी, या 8 महीनों में, या फिर 12 महीनों में। 12 में इसलिए करते नहीं है क्योंकि उनको मंथली फीस नहीं कहनी होती, उसको इंस्टॉलमेंट कहते हैं। मैं इसकी एविडेंस दे सकता हूँ पूरे पाकिस्तान से। मैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का सूबाई सदर हूँ, सूबा सिंध का। तो हमारे पास डेटा बेस होता है रीजनिंग के साथ, और डेटा बेस एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी बात जो है, आपने ऑडिट का फरमाया, उसमें मैं ये ऑब्जेक्शन करूँगा कि ऑडिट, आपको मालूम नहीं, फाइनेंशियल ऑडिट होता है। किसी भी स्कूल का अगर चार्टेड अकाउंट से ऑडिट नहीं हुआ तो उनको रिन्यूअल नहीं मिलता। बोर्ड के अंदर जो हर साल की रिकग्नाइजेशन होती है, ऑडिट रिपोर्ट उसके साथ अटैच करनी होती है। 2 रेगुलेटरी बॉडीज ऐसी हैं जिनके पास फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है, ये शायद आपके इल्म में नहीं। हाँ, ये मैं इत्फाक यूं करता हूं कि एकेडमिक ऑडिट होना ज़रूरी है। एजुकेशन के अंदर एकेडमिक ऑडिट का एक मैकेनिज्म बनना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इदारे हैं ये विजिट तो करते हैं और ये कागजी कार्रवाई कर लेते हैं, और विजिट करेंगे तो सरसरी तौर पे करेंगे। अगर बोर्ड की टीम जाती है विजिट करना है, या 3 साल के बाद जब रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल होता है, तो उस वक्त जो टीम जाती है वो सरसरी तौर पे विजिट करती है। कभी कभार बड़ी स्ट्रिक्ट विजिट भी होता है, क्योंकि उनके पास स्टाफ की कमी है या जो भी मामला हैं। और बोर्ड ने तो पुराने प्रोफेसर्स, रिटायर्ड की एक टीम बनाई हुई है जो हर साल जाके तालीमी इदारों में ऑडिट, मैं उसको एकेडमिक ऑडिट ही कहूँगा, वो करते हैं। तो मैं आपको कहीं दिखा देता हूँ, जितने स्कूल कहेंगे उसका नाम लीजिए, मैं उसकी ऑडिट रिपोर्ट आपको दिखाने को तैयार हूँ। अब आ जाएं जून जुलाई पे। बात यह है कि क्योंकि तालीमी इदारा बगैर 12 महीने का रेंट देता है, कानून में लिखा है 12 मंथ्स की सैलरी देनी है अगर 10 मंथ्स तक टीचर जॉब रेगुलर करता है। जो रेगुलर टीचर है, अगर वो आया ही 3 महीने पहले है, तो जून जुलाई की उसको तब दी जाएगी सैलरी जिस वक्त वो कंटिन्यू करेगा। क्योंकि मैंने एक बात कह दी थी कि मॉरल वैल्यूज़ हमारी ऐसी हैं कि हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को अकॉर्डिंगली हमारे बिहेवियर के हिसाब से ढालना पड़ता है। आपने ये रिसर्च शायद पढ़ी नहीं या रिसर्च की नहीं सर ने, कि हमारा मे भी उनकी भी हो रिसर्च होगी, मगर पेरेंट्स बिहेवियर को भी तो स्टडी करें। आप हर लेवल की, हर क्लास की जो सोशल इकोनॉमी क्लासेस हैं उसके में रहने वाले लोगों की, उनकी सोच के मुताबिक देखें, फिर स्टूडेंट बिहेवियर देखें। आप बड़ी अच्छी बातें की हैं कि फीस ज़ाहिर है बच्चों के सामने नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली, बच्चे का कोई कसूर नहीं है। मैं कंडेम करता हूं कि जो तालीमी इदारे, उनकी मैनेजमेंट बच्चों को क्लास से बाहर खड़ा कर देती हैं, बच्चों को टफ टाइम देती हैं, या कुछ ऐसे जुमले अदा करती हैं जिससे उनको यानी कि अच्छा फील नहीं होता, ये ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। आपका पेरेंट्स का मामला और आपका तालीमी इदारों की मैनेजमेंट का मामला है।
आप उनसे लीजिए पेमेंट, बिल्कुल उनसे कम्युनिकेशन कीजिए। जब वो ड्रॉप करने आते हैं आप उनको बुला लीजिए, उनसे आप मीटिंग कीजिए, मगर बच्चों को आप डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि बच्चा मासूम होता है, उसको आप ना करें। वो एक अलग बात है कि वालिदैन ने अपने बच्चों का मिजाज ऐसा बनाया हुआ है कि अगर गली मोहल्ले में कोई बात है तो बच्चों को तरबियत देते हैं कि अगर आपने उसको आप धिक्का दिया था तो आप जाके 2 थप्पड़ मार देते। बिल्कुल, क्योंकि वो खुद करते हैं, और खुद माँ बाप कहते हैं कि क्यों हम 500 रुपए फीस देने वाला भी माँ बाप जो है ये कहता है अपने बच्चे को, क्यों हम तो पैसे देते हैं आपको, यानी कि वो खुद ये बार बार जतलाते हैं, इस बात का एहसास दिलाते हैं अपने बच्चे को, इस बात का ट्रेंड करते हैं कि वो कहते हैं हम पर फ्री में थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो फीस देते हैं, 500 दें, 1000 दें, 1500 दें, जितने भी दें। तो वो वालिदैन खुद अपने बच्चों को इस तरफ लेकर आते हैं जो कि उनको इस तरह के मामलात फाइनेंशियल अपने तक रखने चाहिए। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा, मैं आपको प्रूफ करके दे सकता हूँ, वक्त कम है इस पे, तो आप पूरा एक प्रोग्राम रख लीजिए एक दिन का, मैं एविडेंस ले आऊँगा, डॉक्यूमेंट्स ले आऊँगा, आपको शो करूँगा। बात यह है कि 12 माह की फीस देनी है, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग अदा किया, एक फैसला दिया था कुछ अर्सा पहले जिसमें 2 फीसें लेना मना किया गया था, उसकी एक्चुअली मुख्तलिफ किस्म की जो है केसेस दाखिल हुए थे, वो उसकी क्या रीजनिंग थी वो आपको शायद आइडिया नहीं है, क्योंकि बड़े स्कूलों के मामलात की वजह से छोटे स्कूल पिस जाते हैं। कि केस होता है कि जी 3-3 माह की 2-2 बाय मंथ फीस वोचर चालान जो है जनरेट होते हैं बड़े स्कूलों के, यानी 2 माह का एक ही साथ चालान जनरेट होगा, तो सैलरी, क्योंकि सैलरी पेशा लोग या जॉब बिजनेस करने वाले वो नहीं दे सकते। हालांकि उन इदारों में जो मिडिल क्लास का या नीचे वाला ऊपर जाता है ना, तो उसको दिक्कत होती है, मगर फिर वो कोर्ट ने कहा कि हर माह लीजिए, ठीक है। और वो उसके अंदर अब ये किया है तालीमी इदारों ने कि जून जुलाई की किस्तें कर दी, 2 महीनों के बजाय, डबल देने के बजाय आप 4 किस्तों में दे दें, 6 किस्तों में दे दें, देनी है। किस तरह से? अभी मिसाल तो के तौर पे जो मुझे लोगों ने कहा वो यही कहा है कि जनवरी में जून की दे दें या फेब में जून की दे दें, आप आधी दे दें। देखिए ये मामलात, और इसमें बड़ा स्कूल जो देखिए, मैं उन स्कूल, मैं अभी उस पर जरूर कोशिश करूंगी कि मेरा चैनल जो है वो मुझे इजाजत दे कि मैं इस तरह से शो करूं कि मैं उन स्कूल्स में जाऊं जब इस तरह के ऑर्डर हुए में कि आप 3 महीने में दें, आप 4 महीने में दें, पर दें। आप चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं, बिल्कुल, मैं आपके साथ चलता हूं। हमारे आप देखें, न्यूट्रल होकर आपने बात करनी है। बिल्कुल, यहाँ हर शख्स पोर्ट्रेट करता है, वो अपनी बात के लिए रोना धोना करता है, उसको दूसरे का हक का नहीं पता। यहाँ यही तो प्रॉब्लम है। बात आज के माह के हिसाब से हुई कि हम दूसरों के हकूक जो है ना उसके बारे में जानते ही नहीं है, हम तो सिर्फ अपने हक के बारे में जानते हैं, और अपने हक के बारे में भी अपने नजरिए के हिसाब से जानते हैं, हम दूसरे के मसाइल को नहीं समझते। हम यानी कि मियाना रवी तो अख्तियार कीजिए जो कि हमारे इस्लाम और दीन में भी मौजूद है कि आप अपने उस्ताद का हक तो दीजिए। आप क्या चाहेंगे कि अगर हम तालीमी इदारे को पैसे नहीं देंगे, यकीनन तालीमी इदारा आगे सबसे पहले क्या करेगा, वो अपने टीचर को सैलरी नहीं देगा, रेंट तो उसको देना पड़ेगा, ठीक है, यूटिलिटीज बिल भी आते हैं, कम आते हैं, मगर देने पड़ेंगे। स्कूल भी हैं, मैं उनकी भी बात करूंगी कि फिर मैं आपकी जाने पाऊंगी, आपसे जवाब लूंगी क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। कोरोना में, लॉकडाउन में क्या सब स्कूल्स ने अपने टीचर्स को फीस दी है? ऐसे स्कूल भी मेरी नजर में है कि बहुत सारे टीचर्स ने कहा कि सर्विसेज कैटेगरी के जो स्कूल होते हैं ना, उनके लिए बिल्कुल कानून साजी होनी चाहिए, या कानून साजी असेंबलियां करती हैं अपने मकसद के लिए। मैं थोड़ा सा मैं इसका देखें, सबसे पहली बात ही कि बोलने का मौका दिया जाए ताकि मैं जस्टिफाई करूं मैंने ये क्यों कहा। सर, वीडियो रेस्पेक्ट में आपको बताऊं, आपने कहा कि ये चीज़ें जो हैं, पहली बात कि डेटा का नहीं है, ऑडिट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती होंगी ऑडिट, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ ऐसे सिस्टम्स की जहाँ हर कुछ होता है लेकिन वो पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ घोस्ट स्कूल, मैं आपको डेटा दे दूं, हजारों स्कूल, घोस्ट स्कूल इस वक्त सिंध में खास तौर पे हैं, जिसमें घोस्ट टीचर भी हैं, हाँ, बिल्कुल, जो बगैर पढ़ाए घर बैठे सैलरी ले रहे हैं, उनका कौन होगा अकाउंटेबल? वो गवर्नमेंट की बात है, मैंने जनरल बात नहीं, माजरत के साथ देखो टाइम कम है, आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं, वो जून जुलाई की फीस ओवरऑल बात करें, इसका इम्पैक्ट पड़ता है, मैं ओवरऑल बात करूं क्योंकि टाइम शॉर्ट है और टॉपिक बहुत बड़ा है। तो एक तो ये है, तो उनका ऑडिट होना चाहिए, और ऑडिट इवन सर अगेन मैं बताऊंगा, ऑडिट प्राइवेट स्कूलों का भी होता है बिल्कुल होता है, लेकिन वो क्या होता है, देखिए जस्ट फिलिंग द पेपर्स। मैं ये बात कर रहा हूँ उन छोटे स्कूलों का और बड़े स्कूलों का, जिस स्कूल, कुछ छोटे स्कूल दोनों तरह जनरल बात कर रहा हूँ, उन छोटे स्कूल जिनको बेचारे को स्कूल चलाना मुश्किल हो रहा है, जिनके टीचर्स की सैलरी इतनी है कि सैलरी से वो बेचारे घर अपना नहीं चला पाते हैं, बहुत मिनिमम सैलरी नहीं दे पाते, बच्चों की फीस कम है, उस स्कूल को हम स्कूल कह के सबको स्कूल पे एक स्टैम्प लगा देते हैं कि स्कूल वाले फीस ले रहे हैं। कुछ स्कूल के साथ ज्यादतियां भी हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलीट क्लासेस के स्कूल हैं जो कि सिर्फ प्रॉफिट, उनकी प्रॉफिट मार्जिन को
कौन चेक करेगा? देखिए, प्रॉफिट का भी एक लेवल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो आपने स्कूल को एक बिजनेस बना दिया। एक तरफ हम एक सर्विसेज दे रहे हैं और एक तो उसको बिजनेस बना लें। तो कैटेगराइज होनी चाहिए। जब हम अगर इसको ट्रू स्पिरिट के साथ और ट्रांसपेरेंट इसको हम ऑडिट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट मार्जिन कौन सा स्कूल को ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है। दूसरी बात जो आपने की, सेमेस्टर सिस्टम जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में होता है, सर आई डू एग्री, बिल्कुल आपने सही कहा कि सेमेस्टर सिस्टम होता है। बट मेरा कहना यह है कि देखिए, मैं यहाँ पे इस वक्त यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को डिफेंड करने नहीं बैठा हूँ। मैं एक न्यूट्रल और जनरल बात कह रहा हूँ। अगर सेमेस्टर सिस्टम हो रहा है, यूनिवर्सिटी पूरे होल सेमेस्टर के पैसे ले रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, होना चाहिए कंफर्ट जोन में लेकर स्टूडेंट्स के साथ उसको, या तो इंस्टॉलमेंट टाइप का बाज़ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, ठीक है, उसमें मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है या अदर्स भी होता है। इसके अलावा सर कोचिंग सेंटर्स भी कराची में देखें, कुछ पूरे 6 महीने 8 महीने की पूरी फीस यकमुश्त, लाखों रुपए फीस यकमुश्त लेते हैं। आई डोंट नो क्यों वो इकट्ठे देते हैं और वो लेकर वो डंप कर देते हैं अपने। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है ना, इसको गवर्नमेंट लेवल पे देखना चाहिए कि जो पेरेंट्स के साथ हो रहा है, जो पेरेंट्स, मेरे जानने में इतने पेरेंट्स हैं जिन्होंने कोचिंग की फीसेज लाखों रुपए कर्ज लेके बेचारों ने दिया है। तो देखिए, हकूक जो चाहिए, हकूकुल अगर इबाद की बात हो रही हो तो आप कितनी तेजी से कोचिंग फ्लरिश कर रहे हैं। बेसिकली कोचिंग का तो कल्चर ही नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ एज ए टीचर, क्योंकि हम अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में इस तरह पढ़ाएं कि बच्चा कोचिंग की तरफ ना जाए। तो कोचिंग एक बिजनेस बन गया है और वहाँ पैसा यकमुश्त हज़ारों, अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके कैलकुलेटर की डिजिट खत्म हो जाएगी जो कोचिंग सेंटर पैसे ले रहे हैं। तमाम एकेडमिक इदारों में मैं चाहता हूं कि ट्रांसपेरेंट और ट्रू स्पिरिट के साथ प्रॉपर वे में फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए। देन एकेडमिक ऑडिट की जो बात है सर, एकेडमिक ऑडिट हायर एजुकेशन के तहत बिल्कुल HEC कर रही है, यूनिवर्सिटीज़ में कर रही है, हायर जिनके एक्रेडिटेशन बॉडीज़ बहुत सारे बनी है। आपको पता हो यूनिवर्सिटी लेवल का जो हायर एजुकेशन ने ना बहुत ज़्यादा फोकस किया है और बहुत ज़्यादा उस पर कोशिश करी है। बट बदकिस्मती से कॉलेज का कोई एकेडमिक ऑडिट नहीं हो रहा है और ना ही स्कूल लेवल पे कोई एकेडमिक ऑडिट गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हो रही है। तो एकेडमिक ऑडिट भी होना चाहिए। पूरा सिस्टम करप्ट है सर, पूरा सिस्टम करप्ट है। मैंने एक जुमला बोल दिया, काफी है। बात यह है कि आप सेमेस्टर की फीस एडवांस लेते हैं, उसमें एडवांस लेते हैं। जब तक सेमेस्टर की फी पूरी एडवांस जमा ना हो तो अब बच्चा स्टूडेंट क्लास नहीं अटेंड कर सकता। तो आप ये भी तो देखिए ना, आप असल में 3-4 चीजों को मिक्सअप न कीजिए। अलग अलग जब गुफ्तगू करेंगे तो सुलझन होगी, उलझन नहीं होगी। उलझाइए मत। आप मेरा वही 2 पॉइंट्स है सर। एक तो एकेडमिक ऑडिट होनी चाहिए, जो आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरा फाइनेंशियल ऑडिट ट्रू स्पिरिट के साथ, और वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि हम बाइफरगेट कर सकें लीड स्कूलों की प्रॉफिट मार्जिन को और जो छोटे स्कूल हैं बेचारे गरीब गुरबा के स्कूल, उनके प्रॉफिट मार्जिन को। ठीक है, अब हमारा ये वाला सेगमेंट जो है वो खत्म होने को जा रहा है, पर मैं आपको लाइव ये बात कह रही हूँ कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने चैनल से इजाजत लूँ और इस तरह का शो करूं और आपको दावत दूंगी कि आप हमारे साथ जाएंगे, आप जरूर हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल कंफर्म। मैं तो कहता हूं कि बहुत जरूरी है। उसमें ये नहीं होगा कि मैं स्कूल के खिलाफ हूं या मैं अवाम के साथ हूं। मैं, मेरी जो जॉब है मैं वो करूंगी, जहां मुझे राइट लगेगा वहां मैं बात करूंगी और आप हमारे साथ होंगे। बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। और जो अवाम का, वालिदैन का हकूक होगा वहां पर हम ऑनलाइन एयर, मतलब ऑन एयर बात करेंगे। और जहां पर जो खामी होगी और जहां वालिदैन की तरफ से कमी होगी वहां खुद आप बात कीजिएगा वालिदैन को समझाने के लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से फिर वापस आते हैं।